अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इलेक्ट्रिकल नॉलेज के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान और अगज़ई। दोस्तों, जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। ट्रांसफार्मर है क्या चीज़? क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? दोस्तों, ट्रांसफार्मर का टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता हूँ। हमें पता है कि जो पावर प्लांट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा। तो वहाँ पे जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 11 केवी होते हैं। तो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे हम आते हैं। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 11 केवी होती है, लेकिन लेट सपोज हमें चाहिए कि 132 केवी, 220 केवी या अप टू 400 600 केवी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम थ्रू ट्रांसमिशन लाइन हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उसी जो वोल्टेज होता है वहाँ पे उसको हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। तो इसके लिए हम 3 फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम फिर वो लगाते हैं ताकि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो सके। तो आते हैं ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन की तरफ। ट्रांसफार्मर इज़ transformer is the static electrical device which transmit power from one circuit to another circuit. It's called transformer. ट्रांसफार्मर दोस्तों, आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, जिस तरह जनरेटर हो गया, मोटर हो गया या ट्रांसफार्मर हो गया, तो जो जनरेटर और मोटर होते हैं उसमें एक रोटेटिंग मटेरियल यानी उसका मूवेबल पार्ट जिसमें होता है वो लगा होता है, एक किस्म का कंडक्टर होता है। तो वो क्या होता है, जब वो रोटेट होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड पास होते हैं यानी फ्लक्स चेंज होता है, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक जिस तरह डिफिनीशन में है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें कोई भी कंडक्टर यानी मूवेबल पार्ट्स नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉइल होता है यानी जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यानी वाइंडिंग के बीच में रखते हैं ताकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर पास हो जाए उसकी वजह से ईएमएफ पर इंड्यूस होता है, यानी उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है और हमें आउटपुट में कुछ करंट या मतलब वोल्टेज वगैरह मिल जाती है। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं उसमें दो जो मटेरियल है, टाइप्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंडक्टर। जिस तरह अगर हम मोटर या जनरेटर में देख ले, उसमें जो कंडक्टर होते हैं वो मूवेबल होते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड पास होता है और फ्लक्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इस तरह जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस यानी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और जो दूसरा ट्रांसफार्मर की तरफ अगर हम देख लें, तो ट्रांसफार्मर में जो मूवेबल पार्ट्स नहीं होता, उसमें जो कंडक्टर होते हैं उसको हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उस पर फिर जो फ्लक्स चेंज होते हैं उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस तरह जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। याद रखें कि जो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। स्टैटिकली
statically induced EMF induced in transformer. Induced in transformer. अच्छा, ये तो हो गया सिंपल सा एक डिफिनीशन। अब पावर की तरफ आते हैं कि जो हम कहते हैं डिफिनीशन में कि पावर ट्रांसमिटिंग इसका यानी पावर जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमें पता है कि जो स्टेप अप या स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जब हम स्टेप अप की तरफ जाते हैं तो स्टेप अप में जो प्राइमरी जो वाइंडिंग होते हैं उसमें करंट वोल्टेज लो होता है और जो सेकेंडरी होती है उसमें हम वोल्टेज ज़्यादा रखते हैं, तो ये स्टेप अप हो गया। अब इसमें जो पावर ट्रांसमिट होता है वो हमेशा ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है। जिस तरह एक रिलेशन है हमारे पास, हम जानते हैं कि P इज़ इक्वल टू आई वी। अब लेट सपोज V हमारे पास क्या है, V हमारे पास है 100 वोल्ट और I हमारे पास है 10 वोल्ट। ये मैं स्टेप अप के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अगर हम सिंपली इसको सिंपली हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, वी आई पी इज़ इक्वल टू वी हमारे पास 100 था और करंट हमारे पास 10 था, तो इससे जो नेट रिज़ल्ट आएगी वो हमारे पास आएगी वो 1000 वाट। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 वाट हमारे पास पावर आएगी। ये फॉर स्टेप अप के लिए हो गया। और स्टेप डाउन के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। मगर अगर हम देख ले ट्रांसमिशन लाइन में जो टेम्परेचर होता है वो डे में इन होल डे वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसके लिए इसी वजह से जो करंट और वोल्टेज होता है वो इधर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो करंट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे देख लो जो वोल्टेज है वह 100 है और करंट 10 है, तो ये स्टेप अप के लिए हमारे पास हो गया, पावर आ गया 1000 वाट। स्टेप डाउन के लिए लेट सपोज हम जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होता है तो उसको हम डिक्रीज़ करते हैं, जो वोल्टेज है उसको हम 100 से 50 तक ले आते हैं और जो करंट है उसको हम बढ़ाते हैं 10 से 20 तक ले जाते हैं। तो इससे जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो आता है पावर इज़ इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 20, ऐसे 1000 वाट, यानी AC भी 1000 वाट। स्टेप अप के लिए भी 1000 वाट आया था और स्टेप डाउन के लिए भी 1000 वाट आ गया। इसका मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर में हम जो ट्रांसमिटिंग की बात करते हैं उसमें पावर हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। आज जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज और करंट उसमें वेरिएशन आते हैं। वोल्टेज इंक्रीज़ होता है तो करंट डिक्रीज़ होता है, वोल्टेज डिक्रीज़ होता है तो करंट वोल्टेज डिक्रीज़ होता है तो करंट इंक्रीज़ होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी जो पावर होगा ट्रांसफार्मर में वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ दोस्तों। जो ट्रांसफार्मर का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा हम ट्रांसफार्मर जो होता है वो हम EC पे काम करता है, तो हमेशा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो दोस्तों हमने कौन सी बात की, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, यानी एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें EMF इंड्यूस होता है, वो स्टैटिकली इंड्यूस EMF इसको कहते हैं। और दूसरी जो पावर होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, और जो वोल्टेज और करंट होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो स्टेप अप के लिए हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, और स्टेप डाउन के लिए वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं और करंट को इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद फ्रिक्वेंसी जो है वो ट्रांसफार्मर का हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की तरफ। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है? कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले यहाँ पे एक कोर होता है, इसमें 2 टाइप्स की वाइंडिंग होती है। एक को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और दूसरी को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं।
जो प्राइमरी वाइंडिंग होते हैं वो कनेक्ट होते हैं अक्रॉस सप्लाई, यानी जो इनपुट हम देते हैं बाहर से बाई सोर्स, और जो आउटपुट होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं वो अक्रॉस द लोड कनेक्ट होता है, यहाँ पे लोड कनेक्ट होता है। और जो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती, ये मैग्नेटिकली यानी एक दूसरे से मैग्नेटिकली थ्रू अ कोर एलिमिनेटेड कोर कनेक्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम सप्लाई देते हैं, जब सप्लाई देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा और इसकी वजह से इधर पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस है इंड्यूस यहाँ पे होता है वो अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग भी वही ईएमएफ होगा, क्योंकि ये इसका जो कोर है वो मैग्नेटिकली कनेक्ट है एक दूसरे से। और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फिर हम अक्रॉस जो लोड लगे होते हैं उसको हम फिर सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग हम किस तरह जानते हैं कि ये किस तरह, मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग कौन सा है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा है। जो अक्रॉस सप्लाई लगे होते हैं कनेक्ट होते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो जिसके साथ लोड कनेक्ट होता है वो उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो लेफ्ट साइड पे होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग हो और जो राइट पे होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग। जो सप्लाई के साथ यानी सोर्स के साथ जो ट्रांसमिशन लाइन आए होते हैं इनपुट की तरफ से वो उसके साथ जो कनेक्ट होता है जो वाइंडिंग उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो अक्रॉस द लोड कनेक्ट होता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ दोस्तों, कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, जो ट्रांसफार्मर है वो हमेशा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, उनके प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी में वो डायरेक्ट मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है सेकेंडरी के साथ, वही ईएमएफ वहाँ पे भी होता है। तो जो ट्रांसफार्मर वर्क प्रिंसिपल जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ Faraday's law of electromagnetic induction, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा माइनस नंबर ऑफ टर्न ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल्स में वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न की और जो वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न और चेंज इन फ्लक्स। जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा, जितना चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना ही ईएमएफ ज़्यादा होगा। जितना वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वाइंडिंग हम ज़्यादा करेंगे उतनी ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो साइन है नेगेटिव साइन, ये लेंज लॉ को इंडिकेट करते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ प्रोड्यूस। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कॉइल्स में वो हमेशा अपोज करेगा जो हम सप्लाई वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं वो हमेशा उसको अपोज करेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक सिंपल सा टॉपिक था ट्रांसफार्मर के ऊपर, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरे होगी वो इंशाल्लाह सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर होगी। और ये मेरा आज के वीडियो का उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अल्लाह हाफिज़।